एक जंगजू की आप भी थी, एक पाकिस्तानी कमांडो की सरगुज़श्त, मौत की आंखों में आंखें डालने वाले पाक फौज का जवान, भारतीय एजेंसियों को नाकों चने चबाने वाला गोरीला, एक ऐसा बाजीगर जिसे खौफ छू कर भी न गुजरा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकली एक लाजवाल कहानी। वो जुआरी जिसका नाम बाद में मंजूर मालूम हुआ, सामान वगैरह घर में रखवा कर बैठक में आया तो संजीदगी से कहने लगा, भाईजान आपने गालिबन काम बताने से पहले मुआवजा चुका दिया है, खुदारा कोई ऐसा काम न बताना जिसे करना मेरे बस से बाहर हो। मैंने कहा, नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मदद मैंने अपना काम करवाने के लिए नहीं की, वो तो आपकी बीवी को बहन कहने के नाते मैंने जरूरी समझा कि अपनी बहन की मदद करूं, और जहां तक ताल्लुक है काम का तो छोड़ो यार, वो काम मैं किसी और से करवा लूंगा। मुझे चूंकि उससे सिर्फ मालूमात दरकार थी, इसलिए मैं अपनी हिकमत अमली तब्दील करता हुआ बोला, वरना इससे पहले मेरा इरादा कुछ और ही था। वो जल्दी से बोला, आप तो खफा ही हो गए, मेरी बात का मकसद ये नहीं था। मैं खुश दिली से बोला, नहीं खफा नहीं हूँ, अगर खफा नहीं हो तो फिर बताओ क्या काम है। मैंने कहा, अच्छा बता दूंगा, जल्दी किस बात की है, पहले आप ये बताएं कि कालीवाल का मलिक मीर न्यास खान कैसा बंदा है। वो बोला, कैसे से आपकी मुराद क्या है। मैंने कहा, मेरा मतलब है अगर मैं उससे मिलना चाहूँ तो। वो बोला, तो ये कौन सा मुश्किल काम है। मैंने अपनी बात की वजाहत की, आप मेरा मतलब नहीं समझे, मेरा मतलब उससे अकेले मुलाकात करने का था, इस तरह के किसी को पता न चले। वो हैरानी से बोला, ये किस तरह मुमकिन है, उसके इर्द गिर्द हर वक्त उसके बॉडी गार्डों का जत्था जमा रहता है, और तो और उसकी बेटी और बेटे के साथ भी दो तीन बॉडी गार्ड हर वक्त मौजूद रहते हैं। मैंने पूछा, किस लिए, उसको किस चीज का खौफ है। वो बोला, बड़े लोगों की दुश्मनियां भी बड़ी होती हैं भाई। मैंने पूछा, मीर न्यास खान की दुश्मनी किससे है। वो बोला, ये तो खैर उसको खुद पता होगा कि कितनों से उसकी दुश्मनी है। मैंने तो जो सुना है उसके मुताबिक कोहाट के 2 खान उसके मुखालिफ हैं, जो 2 बार उस पर कातिलाना हमला करवा चुके हैं। मैंने पूछा, दुश्मनी की वजह। वो बोला, कोई कारोबारी रकाबत है, वैसे भी पता नहीं कौन कौन से गैर कानूनी कामों में ये और इसकी औलाद मुलव्विस है। कहकर मैं सोच में पड़ गया। अगर मैं कोहाट के खानों को अपने साथ मिलाकर मीर न्यास खान के खिलाफ मैदान में उतरता तो यकीनन कामयाबी मेरे कदम चूमती, मगर मुझे ये पता नहीं था कि वो किस कबील के खान थे, आया सिर्फ नाम के खान थे या कोई और अहलियत भी उनमें मौजूद थी। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं था कि वो मेरे साथ मिलकर काम करने पर तैयार हो जाते। फिर उनकी तलाश भी एक अलहदा दर्द-ए-सर थी। एक शायर के बकौल, दर्द-ए-सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद, उसका घिसना और लगाना दर्द-ए-सर ये भी तो है। इसलिए मैंने उनका ख्याल छोड़ दिया। उनको तलाश करके अपने साथ मिलाना वक्त का ज़िया था। वैसे भी असल मुजरिम अकबर खान था। मीर न्यास खान तो सिर्फ उसके एड्रेस से वाकफियत रखने की वजह से मेरा हदफ बन गया था। मैंने मंजूर से पूछा, मीर न्यास खान की बेटी का नाम रजिया है ना। वो बोला, पता नहीं भाईजान, वैसे उनके मुलाजिम उसे छोटी बीबी कहकर पुकारते हैं। मैं मुस्कुराते हुए बोला, चलो फिर अपना नाम ही बता दो। वो जल्दी से बोला, मंजूर। मैंने कहा, तो मंजूर भाई आपकी ये छोटी बीबी किस वक्त घर से निकलती है। वो बोला, इस बारे में मैं लाइल्म हूँ, अलबत्ता कभी कभार सुबह के टाइम पर उसे गाड़ी में पक्के रोड की समत जाते देखा है। अब ये पता नहीं कि वो रोजाना जाती है या नहीं। मैंने पूछा, उस टाइम वो अकेली होती है क्या। बोला, अकेली कहाँ जनाब, दूसरी गाड़ी में 2-3 मुस्टंडे उसके पीछे होते हैं। मैंने पूछा, उसके बेटे के मुताल्लिक क्या जानते हो। मंजूर बोला, वो तो ज्यादातर गाँव से बाहर ही रहता है, कभी कभार ही नजर आता है, उसके नाम का अलबत्ता मुझे पता है, गुलरेज खान कहते हैं उसे। मैंने कहा, अच्छा, फिर मीर न्याज खान की हवेली ही मुझे दिखा दो। वो खड़े होते हुए बोला, खाना तो खा लें, तैयार हो गया होगा। मैंने कहा, ठीक है ले आओ। वो सर हिलाता हुआ घर की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही वो छाबे में आलू मटर और रोटियां लिए नमूदार हुआ। खाना खाकर हम बैठक से बाहर आ गए। मंजूर की आदत व अतवार में मेरे लिए एक अकीदत सी पैदा हो गई थी, इसलिए वो मेरे साथ चलने की बजाय थोड़ा सा पीछे होकर चल रहा था। उसकी बताई हुई समत चलते हुए हम जल्द ही एक बड़ी सी हवेली के सामने पहुंच गए। वो हवेली की बजाय एक कला दिखाई दे रही थी। बैरूनी दीवारों की बुलंदी कमोबेश 15-16 फुट होगी। इन दीवारों के ऊपर खारदार तार लगी हुई थी। हवेली के चारों कोनों में टावर नुमा मोर्चे बने हुए थे। हवेली के मेन गेट के दोनों जानिब भी मोर्चे नजर आ रहे थे। सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतजाम मुझे हैरान कर गया। मैं मंजूर से मुखातिब हुआ, इतनी सख्त सिक्योरिटी तो किसी वजीर की भी नहीं होगी। उसने गोया मुझे समझाया, मलिक साहब भी किसी वजीर से कम नहीं है, और वैसे भी
वजीरों की इतनी दुश्मनियां कहाँ होती हैं जितनी मलिक साहब की हैं। मैंने उसकी तस्दीक की, ये तो तुमने ठीक कहा। वो मोहतात लहजे में मुस्तफसिर हुआ, एक बात पूछूं भाई साहब? मैंने कहा पूछो। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या आप भी मलिक साहब के दुश्मन हैं? मैंने एक लम्हा सोचकर कहा, मैं नहीं, मेरा सिर्फ एक काम उसके पास फंसा हुआ है, इसलिए मैं उससे अकेले मुलाकात का मुतमन्नी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बोला, तो आप उसके किसी मुलाजिम के हाथ उसे ये पैगाम दे दें कि आप उससे अकेले मुलाकात के ख्वाह हैं, शायद वो मान जाए। हम मलिक मीर न्याज की हवेली के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ गए। जब मंजूर ने ये तजवीज पेश की, हवेली के इंतजामात देखते हुए मेरे जहन में एक नया आइडिया आया। मैंने कहा, ये भी कर लूंगा, मगर इससे पहले तुम एक छोटा सा काम करो। मैंने पहले मंसूबे को तर्क करना मुनासिब समझा। पहले मेरा इरादा था कि कालीवाल में किसी बंदे को अपना हमनवा बनाकर उसको मीर न्याज खान के रोजमर्रा के मामूलात की निगरानी पर लगा दूंगा, मगर अब अपना इरादा बदलते हुए मैंने मंजूर को मीर न्याज खान की बेटी की निगरानी पर मामूर करने का फैसला किया। गो मंजूर 100% काबिल एतमाद नहीं था, मगर उसे गलत बयानी से मुतमईन किया जा सकता था। मंजूर जल्दी से बोला, आप हुक्म करें। मैंने कहा, बैठक में बैठकर तफसील से बात करेंगे, यहाँ पर रास्ते में ऐसी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। और मंजूर इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। हम बैठक में जाकर बैठे ही थे कि वो बेसब्री से मुस्तफसिर हुआ, अब बताओ क्या काम है? मैं राजदाराना लहजे में बोला, मंजूर, मैं अभी तुम्हें अपना राज देने वाला हूँ, खुदारा इसे अपने तक ही महदूद रखना। अगर ये काम तेरे बस से बाहर हो तो बेशक इनकार कर दो। उसके लहजे में खुलूस था। बोला, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। मैंने कहा, मंजूर, बात यह है कि इंसान को अपने दिल पर इख्तियार नहीं होता। उसने जल्दी से मेरी तायद की, बिल्कुल, मगर मैं उसकी तायद पर ध्यान दिए बगैर अपनी लय में शुरू रहा। मैंने कहा, मैंने भी जब पहली मर्तबा रजिया को देखा तो अपना दिल हार बैठा। गो वो माशी लिहाज से मुझसे बरतर है, मगर इतना गया गुजरा मैं भी नहीं हूँ। उसे पसंद करने के बाद मेरा इरादा हुआ कि उसके बाप से मिलकर उसका रिश्ता मांगूं, मगर आपके बकौल उससे तन्हाई में मुलाकात करना चूंकि काफी मुश्किल है। इसके अलावा ये बात भी मेरे दिमाग में आई कि जब तक रजिया राजी ना हो उसके बाप से बातचीत फजूल है, इसलिए जरूरी है कि मैं पहले रजिया के दिल में जगह बना लूं, उसके बाद उसके बाप को राजी करना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो बोला, रजिया गालिबन छोटी बीबी का नाम है। मैंने कहा, हाँ। बोला, मगर इस ज़िम्न में मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मैंने उससे समझाया, तुम्हारा काम बहुत आसान है। तुमने 2-3 दिन हवेली के दाएं बाएं घूमकर रजिया के मामूलात का जायजा लेना है, खासकर उसके हवेली से बाहर जाने के औकात और उसके साथ मौजूद कारिंदों वगैरह की तादाद पर नजर रखनी है। और जैसे ही तुम्हें मुसद्दिका इतलात मिल जाए तो तुमने रहमान खेल में आकर मुझे मुत्तला कर देना है। बल्कि नहीं, आज गालिबन सनीचर है, मैं बुध के दिन आकर तुमसे सारी तफसीलात मालूम कर लूंगा। वो बोला, ये सब तो ठीक है। काम की नौयत जानकर उसकी आंखों से इत्मीनान झलकने लगा। मगर तुम अपने वालिदैन को ये रिश्ता लेने क्यों नहीं भेजते? मैंने कहा, वालिदैन जिंदा होते तो मैं इस तरह ख्वार हो रहा होता। ना चाहते हुए भी मेरी आवाज गुलूगीर हो गई थी कि मेरी इस बात में कोई झूठ शामिल नहीं था। वो नादिम लहजे में बोला, माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। बहरहाल फिक्र न करें, मैं इंशाअल्लाह बुध तक आपके मतलब की मालूमात जरूर हासिल कर लूंगा। और अगर रज़िया बीबी ने एक दफा तुम्हें नजर भर कर देख लिया तो तुम्हारी मोहब्बत से इनकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे जैसे जवान बहुत कम मेरी नजर से गुजरे हैं। मैंने कहा, बस ये तो आपका हुस्न नजर है और खुदा रज़िया को भी ऐसी नजर अता करे। वो जल्दी से बोला, आमीन। उसके अंदाज पर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। मैंने कहा, अच्छा अब मैं चलूंगा, तुम ये रखो, तुम्हारा एडवांस है। मैंने खड़े होकर 500 के बकदर रकम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाकी रकम काम हो जाने के बाद दूंगा। अगर काम अच्छा पाया गया तो इनाम भी दूंगा। और अब ये रकम जुए में नहीं उड़ा देना, तुम्हारी बीवी बच्चों का भी तुम पर हक है। जुआ तुम्हें कभी खुशहाल नहीं करेगा। उसने रस्मी सा इनकार किया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी आपने काफी सामान मेरे लिए खरीदा है। मगर मेरे इसरार पर पैसे लेकर जेब में डाल लिए। उससे अलविदाई मुसाफा करके मैं उसकी बैठक से बाहर आ गया। वो मेरे साथ गाँव से बाहर तक चलने पर मुसिर हुआ, मगर मैं उसे ये तकल्लुफ न बरतने का कहते हुए रुखसत हो गया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो जुआ खेलना तर्क कर देगा, क्योंकि जुए की मिसाल बिल्कुल नशे की सी है। जिस शख्स को एक दफा इसकी लत पड़ जाए वो मुश्किल ही से इससे जान छुड़ा पाता है। बड़े बड़े दौलतमंद इस जुए के हाथों दीवालिया हुए हैं। बहरहाल मैंने इस मसले पर सोचना तर्क कर दिया कि उसके जुआ खेलने या न खेलने से मेरी जात पर कोई असर नहीं पड़ता था। तुझे ये किसने कह दिया कि तू यूसुफ सानी है और रज़िया तुझे देखते ही तुझ पर लट्टू हो जाएगी? मेरी तजवीज सुनते ही अमजद आपे से बाहर हो गया। हर लड़की को तूने शीतल समझ रखा है,
उस बेवकूफ ने भी नामालूम तुझ में क्या खूबी देखी थी, बल्कि मुझे यकीन है कि अब वो अपनी गलती पर पशेमान होती होगी। मैंने कहा तो फिर मेरी जगह आप ये काम कर लें शहजादा गुलफाम साहब। वो फख्र से गर्दन ऊंची करते हुए बोला, लाजमी बात है, तेरा मेरा क्या मुकाबला। डॉक्टर शहला जैसी पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की भी मैंने चंद लम्हों में फंसा ली, तो ये रजिया किस खेत की मूली है। मैंने कहा अच्छा, शहला भाभी को तूने फांसा है और अब रजिया को फंसाने का प्रोग्राम है। ठीक है, मैं आज ही डॉक्टर साहिबा की तरफ चलता हूँ ताकि उसकी ये गलत फहमी तो खत्म कर दूं जो उसे तेरे बारे में है। वो जल्दी से बोला, बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मैंने कहा तो क्या मतलब था तेरा, जरा वजाहत फरमा दे। बोला, मेरा मतलब तो ये था कि मैं रजिया मैंने उसकी बात मुकम्मल की, फांस लूं और डॉक्टर शहला पहले से फंसी हुई है, इस तरह चुपड़ियां और दो हो जाएंगी। यही बात मैं शहला साहिबा को बिल्कुल इसी तरह बता दूंगा जिस तरह गलत फहमी से उसे तेरी बनास्पति मोहब्बत के बारे में बताया था। वो बोला, तुम शहला से बात नहीं करोगे। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा, उस भोली भाली डॉक्टर को मैंने तेरी ही मोहब्बत की झूठी कहानी सुनाई थी और मैं ही उसे इस गलत फहमी से निकाल सकता हूँ। वो दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, मेरे बाप, तुम खुद ही गुलछर्रे उड़ा लो रजिया बीबी के साथ, मैं बाज आया इससे, लेकिन तूने इसके बाद भी शहला से कोई उल्टी सीधी बात की तो तेरा सर फाड़ दूंगा। मैं मुस्कुरा दिया, अब आए हो ना लाइन पर। मुझे पता था कि अमजद की सारी तगोदौ का मकसद ये था कि वो हर मुश्किल कार्रवाई में बनफ्स नफीस शामिल हो। रजिया से मिलकर अकबर खान के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने में अंदेशा था कि पहचाने जाने की सूरत में मैं किसी भी खतरे से दो चार हो जाऊं, और अमजद इस खतरे को अपने गले लगाने का ख्वाहा था। मुझे उसकी बात में कोई तरद्दुद न होता अगर उसके बाजू का जख्म अभी तक कच्चा न होता। वो बोला, वैसे इससे कतई नजर के तुम मर्दाना वजाहत का शाहकार हो और रजिया जैसी आजाद ख्याल लड़की और न सही वक्ती फ्लर्ट के लिए तुम्हारी तरफ लाजिमन बढ़ेगी, मगर मुझे ये खतरा है कि तुम पहचान न लिए जाओ, क्योंकि मीर नियाज खान का कारिंदा करम शाह तुम्हारी शक्ल से वाकिफ है और अकबर खान की हवेली में घुसते वक्त गो हमने चेहरों पर मफलर लपेटे हुए थे, मगर डील डोल और आवाज से हमारा पहचान लिया जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने कहा, माजे साहब, हमारी सांस की नाली और खुराक की नाली के दरमियान एक बारीक सा पर्दा हायल है। अगर खाना खाते वक्त खुराक का एक जर्रा भी सांस की नाली में चला जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए मेरी जान, जब हम एक निवाला रोटी का खाते हैं तो उस वक्त भी मौत के खतरे से दो चार होते हैं, तो क्या हम रोटी खाना छोड़ दें? वो बोला, फलसफा बघारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बरटेंडर रसल। मेरी बात का साफ और आसान मतलब ये है कि मेरा जख्म तकरीबन ठीक हो चुका है। चंद दिन इंतजार कर लेते हैं कि मजीद कमी भी दूर हो जाए, उसके बाद डायरेक्ट मीर नियाज खान पर हाथ डालेंगे। मैं देखता हूँ कि साला अकबर खान का एड्रेस कैसे नहीं देता। बाकी रही तेरी तजवीज तो ये वक्त का ज़िया है। मैंने कहा, आपका साला वो नहीं, चौधरी अकबर बनने जा रहा है। बहरहाल मैं भी तेरी इस तजवीज से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। तूने मीर नियाज खान की हवेली नहीं देखी, कला है पूरा कला। करम शाह गरीब तो बस वाजिबी मालूमात ही हमें बता सका था, खुद अपनी आंखों देखने पर पता चला कि उस हवेली पर छापा मारना कितना खतरनाक है। हवेली के चप्पे चप्पे पर मुहाफिजीन बिल्कुल इस तरह खड़े हुए हैं कि एक मक्खी भी उनकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकती। वो बोला, तो क्या वो हमेशा अंदर ही घुसा रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता? मैंने कहा, निकलता है मगर मुहाफिजों के झुरमट में, और हमने उसे कत्ल नहीं करना कि दूर से गोली मार कर अपना काम कर गुजरे। हमने उसे मालूमात हासिल करनी है जिसके लिए जरूरी है कि हम उसे जिंदा गिरफ्तार करें, जो कि नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर है। बाकी इस काम में बहुत ज्यादा खून बहने का अंदेशा है और मैं बेगुनाहों का खून बहाने के हक में नहीं हूँ। इसके बरक्स अगर मेरी तजवीज पर गौर करो तो उसमें इतना खून नहीं बहाना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा रजिया मुझे पहचान लेगी, खुद को उसका सच्चा आशिक जाहिर करके मैं उसे मुतमईन कर सकता हूँ। इस तरह की आजाद ख्याल लड़कियां यूं भी हर किसी को अपना आशिक तसव्वुर करती हैं, और जो अपने मुंह से ये कह रहा हो उसकी बात में तो उन्हें बिल्कुल ही शुबा नहीं होता। वो गोया मुझसे मुत्तफिक होता हुआ बोला, तो फिर तुम कब जा रहे हो मंजूर से दोबारा मालूमात लेने के लिए? या शायद इस लाजानी बहस से वो जान छुड़ाना चाह रहा था। मैं जवाबन बोला, बुध के दिन का बताया था उसे। वो बोला, चलो देख लेते हैं, फिलहाल तो आराम करो। उसने तकिया सर के नीचे दुरुस्त करके करवट बदली और मैंने भी सर हिलाते हुए आंखें मूंद ली। मंजूर ने मेरी तवक्कुआत से भी बढ़कर रजिया के मामूलात पर नजर रखी थी। इस ज़िमन में उसने हवेली के एक मुलाजिम से भी दोस्ती गांठ ली जो मंजूर की तरह जुए का रसिया था। उसके कहने के मुताबिक रजिया हफ्ते के 3 दिन यानी जुम्मा, सोमवार और बुध को बाकायदगी से शहर जाती। इस दौरान अपनी कार वो खुद ड्राइव करती, जबकि इस दौरान एक जीप में कभी 2 और कभी 3 कारिंदे उसके पीछे पीछे चलते। हफ्ते के बाकी दिन वो उमूमन अपनी हवेली में ही गुजारना पसंद करती। घर के अंदर उसका पसंदीदा
पसंदीदा मशगला VCR पर इंडियन फिल्में देखना था। लिबास में वो शलवार कमीज इस्तेमाल करती, अलबत्ता तकरीबात में वो कभी कभार पेंट शर्ट भी पहन लेती। इसके अलावा भी मंजूर ने रजिया के ज़ाती मामूलात के बारे में काफी सारी मालूमात इकट्ठी की थी, जो उसने मेरे गोश गुजार कर दी, और मैंने भी एक सच्चे आशिक का किरदार अदा करते हुए उसे काफी इनामो इकराम से नवाजा और आइंदा मिलते रहने का वादा करके उससे रुखसत लेकर वापस आ गया। मालूमात में रजिया के पसंदीदा कलर और खुशबू से लेकर पसंदीदा खाने तक शामिल थे। अमजद बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। सारी तफसीलात सुनकर वो बोला, जानू यार, तुम में तो अच्छी खासी आशिक बनने की सलाहियतें मौजूद हैं। मैं तो तुम्हें एवं ही समझता था। मैंने उसे झाड़ा बकवास की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की बात करो। वो बोला, काम की बात तो यही है कि परसों जुम्मा है और रजिया बीबी बनफ्से नफीस शहर तशरीफ ले जाएगी, तो क्यों ना लंबे चक्करों में पड़ने की बजाय उसे अगवा करें और उसकी रिहाई को अकबर खान के एड्रेस बताने से मशरूत करें। उसकी बात सुनकर मैं वाकई उछल पड़ा। वाकई अगर ऐसा हो जाता तो मुझे मोहब्बत का ढोंग रचाने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर इस बात के नताइज पर गौर करने से मेरा जोश झाग की तरह बैठ गया। मैंने कहा, माजे तेरी बात एक हद तक तो ठीक है, मगर तूने रजिया के अगवा के नताइज पर गौर नहीं किया। वो हैरानी से बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, रजिया के अगवा में एक दो कबाहतें हैं। उसकी हैरानी बरकरार थी। मसलन? मैंने कहा, मसलन ये कि एक तो उससे मीर नियाज खान की दुश्मनी मोल लेना पड़ेगी और वो खुलकर हमारे खिलाफ मैदान में उतर आएगा। वो एक बासर और ताकतवर शख्स है, उसकी दुश्मनी फकत हमारी मुश्किलात में इजाफा करेगी। दूसरा, बिलफर्ज वो हमें अकबर खान का फर्जी एड्रेस बताकर टरखा देता है तो हमारे पास उसको परखने का कोई जरिया नहीं। यानी अगर वो झूठ मूठ कह दे कि वो लंदन चला गया है हमेशा के लिए, तो उसकी तस्दीक हम कैसे करेंगे? इसलिए मेरी जान, हमें वो हरबा इख्तियार करने की जरूरत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरा मतलब ये है कि बगैर मीर नियाज खान से दुश्मनी मोल लिए वो हमें सारी मालूमात खुलूस से बता दे। गो हमें थोड़ा टाइम लग जाए, मगर जो मालूमात हासिल होंगी वो हतमी होंगी और हम मीर नियाज खान जैसे शख्स की फालतू दुश्मनी से बच जाएंगे, वरना गंडापुरों की दुश्मनियां इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ करती। और ये ना हो कि पहले वाले दुश्मन को खत्म करने से पहले हम एक नए दुश्मन को गले से लगा बैठे। अमजद मुंह बनाते हुए बोला, मीर नियाज खान पहले कौन सा हमारा दोस्त है? मैंने उसे समझाया, पहले की बात कोई और है। पहले एक मर्तबा उसने मुझे अगवा कराने की कोशिश की थी, मगर उसे मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद उसने मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इसका वाज़े मतलब यही है कि इस बारे में उसने अपनी गलती तस्लीम की है, वरना अपने आदमियों के कत्ल का बदला लेने के लिए वो लाजिमन हमारे खिलाफ कोई हरकत करता। इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक है अकबर खान की हवेली में कत्ल होने वाले उसके मुलाजिम का, तो उसमें गलत फहमी का गहरा अमल दखल है। हमारा मकसद अकबर खान की हलाकत थी, ना कि मीर नियाज खान के आदमियों के नुकसान की। और अगर सोचो तो तुम्हें महसूस होगा कि हमारी इस हरकत के बाद भी मीर नियाज खान ने हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, ना कानूनी और ना गैर कानूनी। अमजद मायूसाना लहजे में बोला, वैसे तुझसे इतने मसलहत आमेज रवैये की तवक्को नहीं थी। आने दो साले को मैदान में, देख लेंगे कि कितने पानी में हैं। हम तो वैसे ही सारी कश्तियां जला चुके हैं। मैंने कहा, अमजद, मुझे खामखा की खूंरेजी और कत्ल गारत बिल्कुल पसंद नहीं। वो तब कर बोला, ऐसी की तैसी तेरी अमन पसंदी और रहमदिली की। मुझसे इंतजार नहीं होता कि तेरी इश्क मोहब्बत की कहानी की तकमील तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, और इश्क मोहब्बत भी ऐसा कि जिसके अंजाम की हमें मुतलक खबर नहीं। ये भी हो सकता है कि वो बिगड़ी हुई खानजादी पहले ही दिन जनाब की वो इज्जत अफजाई करे कि बाद में मुंह छुपाने की जगह न मिले। मैंने कहा, मगर? उसने मेरी बात काटी, छोड़ो अगर मगर को यार। चौधरी अकबर को ठिकाने लगाने के रास्ते अगर मीर नियाज खान जैसे सैकड़ों खान भी आ जाएं, तो मैं तमाम की लाशों पर से गुजरता हुआ चौधरी अकबर तक पहुंचूंगा। यूं भी मीर नियाज खान जैसे बेगैरत इतने हसास नहीं होते कि बेटी के अगवा को कोई बहुत बड़ा मसला बना लें। उसे भी मालूम है कि उसकी आजाद ख्याल बेटी कितनी पारसा होगी। दूसरे, हम रजिया को अपने पास बड़े एहतराम से रखेंगे, ऐसे कि अगर मीर नियाज खान के दिल में हमारे लिए बदले या इंतकाम का ख्याल आए भी सही, तो रजिया उसे उससे बाज रखे। मैं खिसियानी हंसी हंस दिया। इसका मतलब है तूने तहैया कर लिया है मीर नियाज खान को अपना दुश्मन बनाने का। वो बोला, नहीं मेरे भाई, मैं तेरे और रजिया की मोहब्बत के हक में नहीं हूँ, और ये सारी कोशिश तुम दोनों को जुदा करने की है। उसके अंदाज पर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई, गोया तू मेरे साथ मुत्तफिक हो गया है और तेरे सर से उस परिवश से मोहब्बत का भूत हवा हो गया है। वो बोला, कौन सी मोहब्बत यार, बात का बतंगड़ ना बनाया करो, और अब उसे अगवा करने के तरीके के बारे में गौर करो। उसके बाद हम काफी देर तक रजिया को अगवा करने की तजावीज पर गौर करते रहे, यहाँ तक कि एक फैसले पर मुत्तफिक होकर हम सोने के लिए लेट गए। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।